सेकंड मतलब थोड़ा अलग प्रॉब्लम है। देखो, एक रिएक्शन गिवन है बच्चों, नाइट्रोजन की रिएक्शन गिवन है आपको हाइड्रोजन के साथ, यानी फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया की। देखो N2 प्लस, देखो ध्यान से सुनो, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, ये आपकी रिएक्शन है, ठीक है ना। अब इस रिएक्शन में, एक सेकेंड ना, इस रिएक्शन की अगर बात करो तो उन्होंने बोला इस रिएक्शन में जब अमोनिया फॉर्म होता है तो 4 मोल ऑफ नाइट्रोजन, सुनना अच्छे से, 4 मोल ऑफ N2 इज डिसअपियर, मतलब 4 मोल नाइट्रोजन के डिसअपियर हो रहे एक सेकंड के अंदर, इन 1 सेकंड, इन 1 सेकंड, ठीक है ना। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन में अमोनिया फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। और उन्होंने बोला कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया 4 मोल ऑफ नाइट्रोजन डिसअपियर इन 1 सेकेंड, ठीक है ना। और उन्होंने दे रखा है कि द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर या वॉल्यूम ऑफ द वेसल, जिस कंटेनर में वॉल्यूम चल रही है, सॉरी, जिस कंटेनर में ये रिएक्शन चल रही है उस कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो गिवन है 2 लीटर। उन्होंने पूछा फाइंड आउट, भाई ध्यान से सुनना, रेट ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द रेट ऑफ अपीयरेंस, सॉरी, हाँ, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, उसके बाद रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन। देखो, अब देखो बहुत, मतलब कुछ बच्चों को क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, जब सॉल्व करूंगा तो बच्चे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहली बात तो ये कि आप सबको पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बोलो सभी के सब। आप सबको पता है कि देखो, रेट ऑफ रिएक्शन होता है, बोलो इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, तो बच्चों -dN2 बाय dt। अब देखो मैं सबसे पहले तो बात कर लेता हूं गिवन क्या है, देख ध्यान से सुनो, गिवन क्या है, डाटा नाइट्रोजन का गिवन है, सुनना बच्चों ध्यान से सुनो, डाटा किसका गिवन है कि 4 मोल नाइट्रोजन के घट रहे हैं, डिसअपियर हो रहे हैं 1 मिनट में, और वॉल्यूम गिवन है 2 लीटर। तो अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो ये आपको पता है माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू, अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसी बस इसकी बात कर रहा हूं, ऊपर जो लिखा है उसी की बात कर रहा हूं मैं, ज्यादा डिटेल में मतलब आगे की चीज बाद में लिखूंगा मैं। अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो सब मुझे बताओ, माइनस नाइट्रोजन है तो मुझे बताओ चेंज कितना हुआ, कॉन्सेंट्रेशन कैसे लिखेंगे जल्दी बताओ बच्चों। कॉन्सेंट्रेशन को हम लिख सकते हैं माइनस मोल्स पर लीटर, ठीक है ना, मोल्स अपॉन वॉल्यूम लिख सकता हूं मैं कॉन्सेंट्रेशन को, मोल्स अपॉन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय आपका टाइम है नीचे, ये टाइम आपका नीचे एज इट इज। सबको ये चीज समझ में आई कि मैंने कॉन्सेंट्रेशन को क्या लिखा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन को मैंने लिखा मोल्स अपॉन वॉल्यूम। और आपको पता है मोल्स कितने नाइट्रोजन के, तो आप लिख सकते हो बच्चों 4 मोल है, और वॉल्यूम कितना है 2 लीटर है, देखो दिखाई दिया सबको, वॉल्यूम आपका है 2 लीटर और टाइम कितना है 1 सेकेंड। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस, देखो -2, ये आ जाएगा, आप ध्यान से सुनो, ये आ जाएगा आपका, यहाँ पे लिख दूं मैं, सुनना एकदम, बेटा 1 मिनट, मैं इसको सबको घटा के आपको अच्छे से बता दूं, रुक जाओ थोड़ा सा, ठीक है ना, 1 सेकेंड ना। देखो, सबसे पहले डाटा किसका गिवन है, तो आप बोलोगे कि डाटा गिवन है ये वाला, कौन सा, माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइडेड बाय टाइम। अब बहुत ध्यान से सुनो मेरी बात, हमें नाइट्रोजन का डाटा गिवन है तो हम लिख सकते हैं क्या, 1 सेकेंड ना, ठीक है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, तो कॉन्सेंट्रेशन आपका होता है, आप बोलोगे सर मोल्स पर लीटर, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेशन आपका होता है मोल्स पर लीटर। तो आप वहां पे लिख सकते हो कि कितने मोल्स है, तो आप बोलोगे सर नाइट्रोजन के 4 मोल है, तो देखो 4 मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है बोलो 2 डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, यह आ जाएगा टाइम, ठीक है ना।
तो फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस dN2/dt का जो आंसर है, ये पूरे का आंसर कितना आ जाएगा आपका, ध्यान से सुनना, पूरे का आंसर आपका आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा जल्दी बताओ, ये आपका 2 आ जाएगा। समझ में आया सभी को, बोलो जल्दी। रेट ऑफ, अभी यूनिट आपको पता है क्या आएगी, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। सबसे पहले तो ये बताओ, अब देखो आप बहुत बच्चे सोचेंगे कि सर माइनस लगा दो, अरे इधर का माइनस आप इधर लगाओ या मत लगाओ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, क्योंकि आप किसका रेट निकाल रहे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकाल रहे, किसका, नाइट्रोजन का। ये समझ में आया सभी को, जल्दी बताओ, क्योंकि रेट हम निगेटिव में नहीं लिख सकते, पहली बात तो ये भी क्लियर कर दो, रेट हम कभी निगेटिव में नहीं लिख सकते, ठीक है ना, रेट कभी किसी की स्पीड माइनस में होगी क्या, आंसर इज नो, तो रेट हम निगेटिव में नहीं लेते, ठीक है। चलो सबको ये वाली वैल्यू समझ में आई कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन आपका कितना आया, 2 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। मैसेज करके बताओ इज इट क्लियर और नॉट। कैसे निकाला सर जी, कॉन्सेंट्रेशन था हमारा, देखो हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है, देखो हमें इसकी वैल्यू निकालनी कि ये पूरी वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे सर विच कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 4 मोल्स पर लीटर, 2 लीटर है, ठीक है ना, ये था आपका कॉन्सेंट्रेशन, और टाइम कितना है 1 सेकेंड, तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 2। तो ये बन गया आपका रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन। अब मुझे आप सब बताओ, अगर आपको रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन पता है तो आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो, रेट ऑफ अपीयरेंस निकाल सकते हो, रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकाल सकते हो। मैसेज करके बताओ, मुझे बस ये बताना था कि आपको अगर इसकी वैल्यू पता चल गई, इसकी माइनस dN2/dt की वैल्यू आपको पता चल गई, तो आप पूरे रिएक्शन में कोई भी चीज निकाल सकते हो। मैसेज करो इज इट क्लियर और नॉट, बताओ बच्चों सभी को क्लियर है, हाँ या ना। अगर आपको रेट ऑफ, देखो आपने लास्ट टाइम बहुत सारे प्रॉब्लम पढ़े थे, ठीक है ना, तो उसमें भी मैंने एक ही चीज बताई कि आपको अगर एक भी चीज पता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इतना ही होगा, ठीक है ना, रेट ऑफ रिएक्शन भी आपका सेम आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी आपका सेम आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारी 2 है, इसकी वैल्यू हमारी 2 है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी आपका कितना होगा 2। रेट ऑफ, अब अमोनिया और इन दोनों के रेट कंपेयर करो, अमोनिया और N2 का, आपको अमोनिया का रेट मिल जाएगा अपीयरेंस का, हाइड्रोजन का और नाइट्रोजन का कंपेयर करो, हाइड्रोजन का मिल जाएगा। देखो यार ये बाकी चीजें आपको आती है, मेरा काम था कि ये वाली चीज पढ़ाना कि अगर कभी वो मोल्स दे दे और कभी आपको क्या दे दे, वॉल्यूम दे दे, तो ये होता है आपका कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी ये प्रॉब्लम कोई डिफिकल्ट नहीं था, ये आप सॉल्व कर दोगे, ठीक है ना, बस जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने बता दी। देखो बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे का आप कर लेना, आपको अच्छे से आता है। लेक्चर 1-2 में, लास्ट लेक्चर में मैंने अच्छे से बता रखा है कि अगर आपको कोई एक चीज पता है तो आप बाकी के 3 से 4 चीजें बाकी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। चलो ध्यान से सुनना अभी भाई, देखना अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 2 देखना। देखो अगर मैं N2 की रिएक्शन NH3 के साथ कर दूं, 3NH3 के साथ कर दूं, सॉरी NH2 होता है ना भाई, NH2 के साथ कर दूं और हमें मिलेगा 2NH3, और इस रिएक्शन का ग्राफ गिवन है बच्चों, ग्राफ देखना समझना अच्छे से। अब एक तरफ आपको गिवन है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, किसमें होगी रे, मोल्स पर लीटर में होगी, कॉन्सेंट्रेशन किसमें होगी, मोल पर लीटर में, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन गिवन है, और दूसरी तरफ बच्चों टाइम गिवन है। अब देखो ग्राफ में बना के दिखा देता हूं, ये ग्राफ है आपका, और यहाँ पे ऐसा कुछ है, देखो ये ऐसा कुछ, मतलब मैं पॉइंट लिखा देता हूँ, देखो पॉइंट दिखा देता हूँ, सुनना। देखो यहाँ पे टाइम गिवन है, कम टाइम होता है, पहले मान लो 4 है बाद में 8, ये टाइम गिवन है। और देखो स्टार्टिंग में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, देखो यार मुझे बताओ, अगर हाइड्रोजन स्टार्टिंग में है तो कॉन्सेंट्रेशन स्टार्टिंग में क्या होगा, बोलो जल्दी। एक सेकेंड ना, मैं थोड़ा ग्राफ अच्छे से बना देता हूँ, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, देखना अच्छे से, 1 मिनट, हाँ बस देखो ये आपका ग्राफ है, एक तरफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन है, डिसअपियर हो रहा है, कम हो रहा है ना हाइड्रोजन, और दूसरी तरफ टाइम है, तो पहले और ये दूसरा, देखो ये आपका ग्राफ है, मान लो इस तरह से ग्राफ आया। अब देखो इस पॉइंट पे आपका यहाँ पे मैं लिख दूं
8 सेकंड, और यहाँ पे मैं लिख दूं 4 सेकंड, ठीक है ना। और 4 सेकंड स्टार्टिंग को हाइड्रोजन मान लो 20 था, स्टार्टिंग को हाइड्रोजन मान लो 20 था, और 8 सेकंड के बाद हाइड्रोजन घट रहा है ना, कम हो रहा है, तो बाद में 10 मोल बचा। चलो सबको ग्राफ समझ में आए पहले तो बताओ, मैं रेड से दिखा देता हूँ, देखो रेड से। स्टार्टिंग में 4 सेकंड पे हाइड्रोजन की अमाउंट ज्यादा थी क्योंकि वो रिएक्टेंट है, लेकिन 8 सेकंड पे हाइड्रोजन की अमाउंट कम हो गई। समझ में आया अभी? जल्दी बताओ, इज इट क्लियर और नॉट बच्चों, जल्दी बताओ, इज इट क्लियर और नॉट? अच्छे से क्लियर है सभी को? मैसेज करो अब भाई, ध्यान से सुनना। ओके, मैं वापस से मेंशन कर देता हूँ। 4 सेकंड पे हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी 20, क्योंकि हम रिएक्शन स्टार्ट हुई ना अभी, तो हाइड्रोजन ज्यादा होगा ना स्टार्टिंग को। और जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती है, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती है बच्चों, 8 सेकंड पे कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है। देखो पहले कॉन्सेंट्रेशन 20 था। तो आपसे अगर मैं पूछूं, आप यहां से क्या निकाल सकते हैं बच्चों? आप यहां से ये नहीं निकाल सकते, जल्दी बताओ। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन निकाल सकते हो या नहीं? जल्दी बताओ। तो आप लिख सकते हो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है बच्चों? डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन होता है बच्चों माइनस dH2/dt। मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस की बात कर रहा हूं। अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करता तो मैं 1/3 से मल्टीप्लाई करता dH2/dt, लेकिन मैं बात कर रहा हूं सिर्फ रेट ऑफ डिसअपियरेंस की। तो बच्चों मुझे बताओ चेंज कितना हुआ है कॉन्सेंट्रेशन में? जल्दी बताओ, चेंज कैसे निकालते हैं भाई? जल्दी बताओ बच्चों। फाइनल कितना है? 10। फाइनल देखो, माइनस साइन बाहर, अंदर की तरफ क्या आएगा? देखो ये माइनस साइन बाहर। मुझे बताओ फाइनल कितना है अपना? फाइनल 10 है, और इनिशियल कितना था? 20 था, डिवाइडेड बाय, देखो टाइम, देखो फाइनल टाइम कितना है? 8, इनिशियल टाइम कितना है? 4। तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस माइनस कितना हो जाएगा? ऊपर का देखो यहाँ पे -10 आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये 10 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 4। तो 10/4 इज योर व्हाट? ये क्या होगा आपका रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन। क्या समझ में आई बात? जल्दी बताओ, क्या यहां से आप रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकाल सकते हो? मैसेज करो, क्लियरली बताओ हाँ या ना। अगर किसी ग्राफ को आपको दे दे तो आपको ये देखना होता है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इनिशियल टाइम क्या है बच्चों, फाइनल टाइम क्या है। तो आपको बस एक ही चीज करनी है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, बात खत्म है। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपको रेट ऑफ डिसअपियरेंस पता है हाइड्रोजन का, तो आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो, आपको बाकी सब आता है। आप रेट ऑफ अपीयरेंस निकाल सकते हो अमोनिया का, आप रेट ऑफ डिसअपियरेंस नाइट्रोजन का निकाल सकते हो। तो बस मुझे ये बताना था कि एक चीज अगर आपको पता चल गई, तो अगर रेट ऑफ डिसअपियरेंस आपको पता है हाइड्रोजन का, तो बाकी सारी चीजें आप निकाल सकते हो। मैसेज करके बताओ बात समझ में आई हाँ या ना? यहां तक की बातें समझ में आई? इस तरह के प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो जाएंगे, मैसेज करो। इस टाइप के प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व हो जाएंगे। वेरी गुड, सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? अनुष्का, गायत्री, मनीषा, प्रतीक्षा, प्रणवानी, वैभव, सबको क्लियर है? बस आपको प्रॉब्लम्स, देखो मैं बहुत इसको डिटेल में भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन आपको आता है, आपको बस ये सीखना था कि ग्राफ पे से हम रेट ऑफ डिसअपियरेंस कैसे निकाल। एक बार रेट ऑफ डिसअपियरेंस समझ में आया तो हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, और किसी का भी निकाल सकते हैं फिर, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। जब काइनेटिक्स में हम आज, ये तो फर्स्ट पार्ट था हमारा काइनेटिक्स का, अब पार्ट 2 की तरफ चलते, रेट लॉ। पार्ट 2 की तरफ चलते हम। पार्ट 2 काइनेटिक्स का पार्ट फर्स्ट खत्म है हमारा, जो कि बेसिक था। अब पार्ट 2 की तरफ चलते बच्चों काइनेटिक्स का, ध्यान से सुनना। देखो लॉ ऑफ मास एक्शन आप सभी ने बहुत बार पढ़ा भी होगा, मैं वापस से बता देता हूं। लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है ना। लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या होता है, ध्यान से सुनना भाई। सबसे पहले तो गुल्डबर्ग और वेगे नाम का साइंटिस्ट था। कौन सा? गुल्डबर्ग, ये पूछा जा सकता है, ठीक है ना। गुल्डबर्ग एंड वेगे, ठीक है ना, ये दो साइंटिस्ट है। इन्होंने एक थेरोटिकल लॉ दिया। कैसा लॉ दिया बच्चों? थेरोटिकल लॉ दिया, थेरोटिकल, थेरोटिकल, ठीक है ना। एक थेरोटिकल लॉ दिया उन्होंने। देखो स्पेलिंग देखो क्या है, पता नहीं, थेरोटिकल लॉ दिया, ठीक है ना।
अब उन्होंने क्या कहा, देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे देखना, उन्होंने ये कहा कि होता क्या है, देखो किसी भी रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनना, किसी भी रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, देखो यार ये थ्योरेटिकल लॉ है, ये एक्सपेरिमेंटल लॉ नहीं है, ठीक है ना। ये उन्होंने अपना दे दिया, ऐसे देना था उनको तो दे दिया उन्होंने, ठीक है ना। देखो उन्होंने बोला कि एक रिएक्शन है, मान लो A प्लस बी गिव्स डी डी। लॉ ऑफ मास एक्शन ने कहा कि भाई जो रेट होता है रिएक्शन का, रिएक्शन की जो स्पीड होती है ना, वो किसको प्रोपोर्शनल होती है, वो प्रोपोर्शनल होती है बच्चों। अब मुझे बताओ, अब कोई भी रिएक्शन होगी या नहीं होगी, किस पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट पे या प्रोडक्ट में, आप सब बताओ पहले मुझे। अगर आपको कोई रिएक्शन करनी है तो आप क्या लेते हो, सबसे पहले प्रोडक्ट लेते हो या रिएक्टेंट लेते हो, बताओ बच्चों, बताओ जल्दी से। आप रिएक्टेंट लेते हो, आप लेते हो रिएक्टेंट, ठीक है ना। तो भाई आपका रिएक्शन का जो रेट है ना, वो आपका प्रोपोर्शनल होता है। भाई सुनना, रेट आपका प्रोपोर्शनल होता है, ध्यान से सुनना, रेट आपका प्रोपोर्शनल होता है बच्चों, ध्यान से सुनना। रेट इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का प्रोडक्ट, मतलब दोनों का प्रोडक्ट लेना है, जितने भी आपके रिएक्टेंट है उनका प्रोडक्ट लो। देखो उन्होंने कहा रेट इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर, सुनना, रेज टू द पावर स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। मतलब भाई ध्यान से सुना, इस बात का मीनिंग समझो। उन्होंने बोला किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है ना, वो प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं, उनका प्रोडक्ट ले लो, और उनके रेस टू ए का स्टाइकोमेट्रिक कौन है, ए, और बी का स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कौन है, बी, रेस टू द पावर देयर स्टोकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये था रेट लॉ, सॉरी ये था लॉ ऑफ मास एक्शन अकॉर्डिंग टू गुल्डबर्ग्स एंड वेगे। समझे या नहीं समझे, जल्दी बताओ सब। एक थ्योरेटिकल लॉ था, मैं वापस से बता दूं, बहुत ध्यान से सुनना, मजा आने वाला है आपको। अभी तो हमने रेट लॉ पढ़ा ही नहीं, अभी तो हम लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ रहे। देखो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि मान लो कोई रिएक्शन है 2A प्लस 3B गिव्स 2C, और आपसे पूछा इसके ऊपर लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करो, लॉ ऑफ मास एक्शन, तो आप बोलोगे कितना सिंपल है सर, रेट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर कितना आएगा, बोलो बच्चों, 2 आएगा, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर कितना आएगा, बोलो भाई, 3 आएगा। ये था आपका रेट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। सबको रेट लिखते आ जाएगा, सबको रेट लिखते आ जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। जल्दी बताओ, अरे हाँ या ना, आसान या डिफिकल्ट, आप बताओ, इज इट डिफिकल्ट और इजी। लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंगली हम रेट को लिख सकते हैं, दैट इज रिएक्टेंट का मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू देयर स्टोकोमेट्रिक कोफिशिएंट। भाई ध्यान से सुनना आप, ध्यान से सुनना, एकदम से सुनना। ये थ्योरेटिकल था, और आपको पता है थ्योरेटिकल लॉ फेल हो गया। अरे यार थ्योरेटिकल चीजें कभी चलती या नहीं चलती, ये लॉ फेल हो गया आगे जाके। जो गुल्डबर्ग और वेगे का लॉ था, ये लॉ फेल हो गया क्योंकि इन्होंने बोला ये स्टाइकोमेट्री है ना, ये मतलब रिएक्टेंट की जो पावर थी वो हम इसको यूज करेंगे। ये बहुत सारे रिएक्शनों में अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि ये थ्योरेटिकल था। उसके बाद एक लॉ आया, भाई आप ध्यान से सुनना, ये काम की चीज है। एक एक्सपेरिमेंटल लॉ था, सुनना अभी, एक्सपेरिमेंटल लॉ, पहली बात तो एक्सपेरिमेंटल लॉ था। अब इस लॉ ने क्या कहा, भाई ध्यान से सुनना, मजा आने वाला है, एकदम से सुनना। इस लॉ ने कहा, मान लो कोई रिएक्शन है, सेम रिएक्शन है, ए प्लस, उन्होंने ये बात तो कही, यहां पे डी लिख देता हूं यार। उन्होंने कहा कि ये सही है कि रेट इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कौन सा, हाँ बिल्कुल सही यार, जितना ज्यादा रिएक्टेंट लोगे, अब कॉमन सी बात है, अगर आपको ज्यादा प्रोडक्ट बनाना है तो रिएक्टेंट भी ज्यादा लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप ये भी बात बता सकते हो कि जितना ज्यादा रिएक्टेंट होगा, रिएक्शन की स्पीड ज्यादा होगी, रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा, बिल्कुल सही बात है।
लेकिन इनकी जो पावर थी ना बच्चों, वो पावर होगी अल्फा एंड बीटा। ये जो पावर है ना अल्फा और बीटा, ये नॉट स्टाइकोमेट्री। आप लिख सकते हो, देखो क्या चेंजमेंट हुआ। लॉ ऑफ, देखो लॉ ऑफ मास एक्शन में हम स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट लेते थे, लेकिन रेट लॉ में, ये रेट लॉ है आपका, ये कौन सा लॉ है बोलो, रेट लॉ। वो लॉ ऑफ मास एक्शन था, ये रेट लॉ है। रेट लॉ में जो हम ये वाली चीजें लेंगे ना, ये आपके होगे भाई, सुनना, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होगा। तो आप बोलोगे अल्फा एंड बीटा आर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन। लेकिन लॉ ऑफ मास एक्शन में बच्चों हम अल्फा और बीटा नहीं लेते थे, हम क्या लेते थे, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो कि गलत बात थी, जो कि गलत था। लेकिन रेट लॉ ने कहा आवर रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर, रेज टू द पावर, रेज टू द पावर सम वैल्यू, हम बोल सकते हैं रेज टू द पावर सम वैल्यू विच इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन। यानी कि जो अल्फा और बीटा होगे ना, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होंगे। ये मैं आपको बताते चलूंगा, ठीक है ना। सबसे पहले बात तो आपको डिफरेंस समझ में आया रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन का। बताओ इज इट क्लियर और नॉट बच्चों। वहां पे अल्फा बीटा, वहां पे ए बी लेते थे, जो स्टाइकोमेट्री उसी को ऊपर चढ़ाते थे। यहाँ पे हम किसी को ऊपर नहीं चढ़ाने वाले, यहाँ पे बस अल्फा और बीटा लेंगे जो कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन हो गए। और अगर मैं अल्फा और बीटा की बात करूं बच्चों, ध्यान से सुनना, अगर मैं अल्फा और बीटा की बात करूं, अब मजा आएगा, देखो सुनना, बस देखो काइनेटिक्स धीरे धीरे पढ़ो, मजा आएगा धीरे धीरे, ऐसे नहीं समझ में आता डायरेक्टली। देखो अगर मैं अल्फा और बीटा की सम कर दूं तो इसे हम एन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एन। एन इज द समेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा एंड एन इज ऑल्सो नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आप नई टर्म आई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसको हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल में। पहली बात तो आप सभी को क्लियर है, अल्फा और बीटा की जो समेशन होगी ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होंगे, दोनों के दोनों, मैं आपको आगे बताऊंगा। और अगर दोनों एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन है और अगर मैं इनकी समेशन कर दूं तो आपकी एन आएंगी। और एन आपका होता है बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एन आपका होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सभी बच्चों को यहां तक की बातें समझ में आई, बोलो हाँ या ना, बोलो क्लियर है सबको। आगे बढ़ते हैं, सुनना आगे बढ़ते हैं। देखो अगर मैं आगे की बात करूं, ध्यान से सुनना, एक रिएक्शन ले लेता हूं मैं नॉर्मल सी, टुच्ची सी रिएक्शन, एकदम टुच्ची सी, एकदम इजी वाली रिएक्शन, समझना। अगर मैं रिएक्शन की बात करूं, ये आपके सामने, ये रही रिएक्शन, 2A गिव्स 2C। तो इसके लिए अगर मैं रेट लिखूं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, क्या लिखूं, पावर 2 लिखूं या नहीं, आप बताओ। क्या मैं यहाँ पे 2 लिखूं, अगर मैं रेट लॉ लगाता हूं, अगर मैं रेट लॉ लगाता हूं तो क्या मैं यहाँ पे 2 लिख सकता हूं, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल गलत, यहाँ पे आप लिखो अल्फा या एन लिखो, एन, एन बोले तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एन लिखो एन। और अगर आपको ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन घटाना है तो आप लिख सकते हो रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, मान लो ए रेज टू द पावर एन, एन आपका ऑर्डर होगा, एन होगा आपका ऑर्डर। ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होगी, ये होगी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन। और याद रहे दिस के इज नोन एज रेट कांस्टेंट, इसे बोला जाता है बच्चों रेट कांस्टेंट। समझे या नहीं समझे, बताओ, यहां तक की बातें क्लियर है सभी बच्चों को, यहां तक की बातें समझ में आई, अच्छे से समझ में आई। देखो अगर रेट लॉ यूज करते हैं तो बिल्कुल वहां पे 2 मत लिखना, स्टाइकोमेट्री मत लिखना, वहां पे हम एन लिखेंगे और एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होगा, जो कि आपको वैल्यू गिवन होगी, ठीक है ना। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए मैंने कहा यहाँ पे इक्वल लिखो, के लिखो, और के आपका होगा रेट कांस्टेंट। अब भाई ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनना, एकदम अच्छे से सुनो। अभी तक मैंने आपको पढ़ाया कि ऑर्डर आपकी क्या होती है, इट इज अ समेशन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। और उसके बाद बताया कि रेट लॉ एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है और जो आपका लॉ ऑफ मास एक्शन है वो एक थेरोटिकल लॉ है, ठीक है ना। वहां पर जो ए और बी लेते थे ना, वो पूरा स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट लेते थे, लेकिन यहाँ पे स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों ध्यान से सुनना, आपकी जो एन की वैल्यू है ना, जो ऑर्डर है ना आपकी, ऑर्डर यानी कि एन की वैल्यू, सुनना अच्छे से, आपकी जो एन की वैल्यू होगी ना बच्चों, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये निगेटिव भी हो सकती है,
जीरो भी हो सकती है, जीरो लिख देता हूं भाई। ऑर्डर आपकी निगेटिव भी हो सकती है, ऑर्डर आपकी जीरो हो सकती है, ऑर्डर आपकी पॉजिटिव हो सकती है। और बच्चों ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इट मे बी फ्रैक्शन, इट में बी फ्रैक्शन, यानी ये 1/2 1/3 भी हो सकती है। सभी को समझ में आया? एन की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? सर पहले तो ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन है, ये आपकी पॉजिटिव भी आ सकती है, निगेटिव भी आ सकती है, जीरो भी आ सकती है, फ्रैक्शन भी आ सकती है। सभी बच्चों को यहां तक की बातें क्लियर है? बताओ अभी यन समझ में आया सबको? यन इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होती है। इट इज ए समेशन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव पर और जीरो और फ्रैक्शन भी हो सकती है। ठीक है ना? ठीक है, अब आगे देखो, अब सुनना। अब मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं आपको। अब देखो घर की अगर मैं बात करूं, आपके घर में मुझे बताओ, आपके घर का जो रेट है, रेट ऑफ होम, घर का रेट मतलब प्राइस की नहीं बात कर रहा मैं, रेट ऑफ होम पावर में अल्फा लिखना है या एन? देखो प्रणव, मैं बताते चलूंगा, अगर दो रहे ना, ऐसे दो रहे ना आपको, ऐसे दो कॉन्सेंट्रेशन है ना, तो आपको यहाँ पे अल्फा बीटा लिखना है और फाइनली इन दोनों के एडिशन क्या आएंगे? एन आएंगे। और अगर एक ही अल्फा है तो इसको वन अल्फा प्लस जीरो लिखने से अच्छा मैं क्या लिखूंगा? अगर एक ही कॉन्सेंट्रेशन है हमारे पास तो इसको अल्फा लिखने से अच्छा मैं एन लिख दूं ना। आप समझ में आया? इसको अल्फा लिख, एक ही है तो हम उसे सीधा एन लिखेंगे, अगर दो से ज्यादा है या दो है तो हम लिखेंगे अल्फा बीटा, और फिर इनका दोनों का सम क्या होगा? एन होगा। आप समझ में आया? अगर एक कॉन्सेंट्रेशन है तो आप एन लिखो या अल्फा लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो गुड। देखो अगर मैं आपके घर की बात करूं तो घर कौन चलाता है? देखो आपका घर कौन चलाता है? जल्दी बोलो। रेट ऑफ होम घर कौन चलाता है? आप खुद बताओ, मैसेज करके बताओ। आपका घर मान लो मम्मी या पापा चलाते, तो आप बोलोगे रेट ऑफ होम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पप्पाज पेमेंट, यही बात ना? ऐसे लिखोगे ना आपकी, आपके घर का जो रेट है, पप्पा आपके कमाते हैं, मतलब समझ में आ रहा है ना सबको? तो अब मुझे एक बात बताओ, एक रिएक्शन है, देखो इससे क्या होगा? आपको कनेक्टिविटी बनेगी। घर में कौन कौन है? देखो आपके घर में कौन कौन है? मान लो एक लड़का है, एक लड़की है, सुनना ध्यान से, इसके बाल है, लड़कियों के बाल लड़कियों के बाल होते हैं, ठीक है ना? उसके बाद मम्मी है, मान लो यहाँ पे, मान लो मम्मी है, मम्मी के बाल थोड़े अच्छे दिखा देता हूँ, ठीक है? ओके। और मान लो पापा है, यहाँ पे लिख देता हूँ पापा, ये आपके पापा सबके, मतलब ऐसे चार लोग हैं मान लो घर में, ठीक है ना? ये पापा है मान लो, बड़े दिखा देता हूँ, ठीक है ना? टोपी पहन के, ठीक है ना? ये टोपी पहन ली उन्होंने। अब मुझे बताओ रिएक्शन में, मतलब यानी रिएक्शन कंसीडर करो, यहाँ पे ए है, बी है, ए की रिएक्शन बी के साथ, देन सी के साथ, देन डी के साथ, और आपका मान लो ई बन रहा है। क्या बन रहा है? ई, यानी कि चार लोगों की रिएक्शन हो रही है, ए बी सी डी की, और आपका कौन बन रहा है? ई बन रहा है। मुझे बताओ अगर घर है, मुझे एक बात बताओ, अगर घर है और घर में चार लोग हैं, लेकिन घर का रेट किस पे डिपेंड करता है? बोलो घर का रेट किस पे डिपेंड करता है? तो आप बोलोगे सर पापा पे डिपेंड करता है, हाँ या ना? जल्दी बताओ। आप समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाहता हूँ? कि चार लोग हैं लेकिन घर किस पे डिपेंड करता है? तो आप बोलोगे सर घर तो पापा पे डिपेंड करता है। तो ये तीन चीजें कुछ काम की नहीं है। सुनो, तो आपको अगर ई चाहिए ना, ई, तो मेनली ई किस पे डिपेंड करता है? पापा पे। समझो ई किस पे डिपेंड करता है बच्चों? पापा पे डिपेंड करता है। तो आप बोलोगे इस रिएक्शन का ऑर्डर फर्स्ट है, इस रिएक्शन का ऑर्डर फर्स्ट है, यानी कि ये रिएक्शन इन तीनों पे तो नहीं डिपेंड, लेकिन इस अकेले पे डिपेंड है। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? जल्दी बोलो। ऑर्डर इज वन। समझ में आया सभी को? अब मान लो किसी के घर में चार लोग, पांच लोग हैं, सुनना ध्यान से, सुनना, बहुत खतरनाक चीज बता रहा हूं मैं। आप मतलब ऑर्डर वाली कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपकी। बहुत लोगों को ऑर्डर समझ में नहीं आती। अब मान लो किसी के घर में पांच लोग हैं या तीन लोग हैं, और रिएक्शन का जो रेट है या आपका रेट जो है वो इन दोनों पे डिपेंड करता है। मान लो ये पापा है और ये मम्मी है, दोनों भी काम करते हैं, और ये बच्चा है तो ये कुछ नहीं करता है, निकम्मा है, निकम्मा है, ठीक है ना? पे देखो स्पेलिंग लगा दो आप, निकम्मा है। तो अब मुझे एक बात बताओ, रेट किस पे डिपेंड करेगा? रे बच्चों रेट ए और बी पे डिपेंड करेगा, ए और बी पे डिपेंड करेगा। क्या रेट सी पे डिपेंड करेगा? तो आप बोलोगे सर रेट सी पे डिपेंड नहीं करेगा। तो आप बोल सकते हो कि ऑर्डर कितना है? बोलो ऑर्डर आपका आएगा
2 आएगा। क्या आप समझ में आया? जल्दी बताओ। आपको एक ऑर्डर वाली कंसेप्ट समझ में आई कि ऑर्डर क्या होता है, रिएक्शनों को ऑर्डर में क्यों पढ़ा जाता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल आप मुझे बताना, घर में कोई काम नहीं करता, सबके सब निकम्मे हैं, सबके सब निकम्मे हैं, कोई काम नहीं करता, लेकिन हाँ किसी और से इनको पेमेंट मिलता है, मतलब कोई और आके इनको फ्री में देके चला जाता है। तो क्या ऑर्डर आएगा रे इसका? क्या ऑर्डर आएगा रे? तो आप बोलोगे सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो 0 आएगा, क्योंकि रिएक्शन इन तीनों में हो रही है और कोई और इनको सपोर्ट कर रहा है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा? 0 आएगा, मतलब बाहर से कोई सपोर्ट कर रहा है। समझ में आया? तो इसी तरह से ऑर्डर पहचानना आपको मैं बाद में पढ़ाऊंगा, अभी उसके लिए टाइम है। लेकिन क्या आपको ऑर्डर कंसेप्ट क्लियर है? मैसेज करो। क्या ऑर्डर कंसेप्ट क्लियर है आपको? इसीलिए मैं बोला था ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन, ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होती है। हम नहीं बता सकते 4 लोगों को देख के, अरे मुझे एक बात बताओ, घर में 4 लोग हैं, मान लो आपका कोई, मान लो पापा है, मम्मी है, दादी है, पोता है, पोती है। कैसे लिखा देखो ना, पोता पोती, यहाँ पे दादा लिख देता हूं मैं। अब घर में इतने लोग हैं, क्या आप इन ए को, बी को, सी, डी, ई, एफ, आप इनको देख के बता सकते हो कि इनमें से कौन कमाता है, कौन रेट डिपेंड, मतलब किस पे रेट डिपेंड होगा, घर किसके वजह से चलेगा? आप बता सकते हो? आप खुद बताओ, क्या आप इनको देख के बता सकते हो? क्या आप देखो, इसीलिए तो लॉ ऑफ मास एक्शन फेल हुआ ना, क्योंकि उसने थ्योरी पे ध्यान दिया, इसने ध्यान दिया थ्योरी पे। उन्होंने उन्होंने उसने क्या बोला लॉ ऑफ मास एक्शन ने? पापा मम्मी दादा दादी पोता पोती सब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, पार्टिसिपेट भी करेंगे और सबके सब रिएक्शन दिखाएंगे, सबके सब रेट को चलाएंगे। लेकिन ये गलत बात थी, क्योंकि वो तो थ्योरेटिकल लॉ था ना। प्रैक्टिकल में क्या होता है, कमाता तो कोई एक या दो ही है ना। तो प्रैक्टिकल में जब हमने देखा, तो रेट लॉ जब हमने पढ़ा, तो जो रेट था ना वो किस पे डिपेंड होता था? किसी एक दो चीजों पे डिपेंड होता था, कोई एक दो केमिकल स्पेसिस पे डिपेंड होता था। तो आई होप आप सभी बच्चों को समझ में आया कि रेट लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ में क्या डिफरेंस है। अब मुझे बताओ, सभी बच्चों को ऑर्डर वाली चीज समझ में आई, हाँ या ना? अब बताओ, क्लियर है? मैसेज करके बताओ। मजा आया एग्जांपल्स पढ़ के? आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि हाँ, यहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन क्यों नहीं लगता, क्योंकि वो थ्योरेटिकल लॉ था। देख के हम नहीं बता सकते कौन कमाता है और कौन नहीं, मतलब घर किस पे चलेगा, रेट ऑफ होम इज नॉट डिपेंड ऑन, किसी को देख के हम नहीं बता सकते। केमिकल रिएक्शन का रेट भी हम कभी केमिकल स्पेसिस को देख के नहीं बता सकते, बैलेंस रिएक्शन से हम कभी बता ही नहीं सकते। हाँ, लेकिन अगर एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें पता चलता है, अरे इस रिएक्शन का रेट तो ए पे डिपेंड है, इस रिएक्शन का रेट तो बी पे डिपेंड है। चलो एक बार रिज्वाइन कर लो, फिर हम थोड़ा आपको थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ, ठीक है ना? तो सभी बच्चे क्या कर लो, रिज्वाइन कर लो।